ठीक है, चलो आज की क्लास है हमारी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इन स्टील्स। यहाँ पे हम आयरन कार्बन डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन और यहाँ पे टेम्परेचर। ये हमने ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज अवर यू टेक्टॉइड पॉइंट। दिस पॉइंट इज अवर यू टेक्टॉइड पॉइंट। यहाँ पे हमारा गामा है, गामा इज अवर ऑस्टेनाइट, अल्फा इज अवर अल्फा फेराइट। ये जो रीजन है जहाँ पे ABCD लिखा है, ठीक है, यहाँ पे गामा रीजन में है। A, B और C जो है वो अल्फा प्लस गामा रीजन में है, और ये है Fe3C प्लस गामा। ठीक है, और D जो है वो नीचे वाले रीजन में है जहाँ पे अल्फा प्लस Fe3C होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे इस पॉइंट से जब हम नीचे आते हैं तो 0.008% कार्बन आता है। यूटेक्टाइड पॉइंट पे आपको पता है 0.8%, 83% कार्बन आता है। ठीक है, अब हम माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे स्टील में कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट किस रीजन में है? गामा। अब ए पॉइंट अगर गामा रीजन में है तो जो पूरा का पूरा सैंपल है उसमें क्या होगा? गामा। गामा मतलब ऑस्टेनाइट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। जैसे ही वो इस रीजन में आता है 900 टन से नीचे, ये जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इसका, ठीक है, उसके नीचे जब हम पॉइंट लेते हैं पॉइंट बी, तो यहाँ पे क्या होता है? अल्फा अपीयर होना शुरू हो जाता है। अल्फा विल स्टार्ट अपीयरिंग, क्योंकि अल्फा जो है वो 910 डिग्री पे बनना शुरू होता है। ठीक है, तो अल्फा विल स्टार्ट अपीयरिंग। ठीक है, तो उसके बाद जब हम आते हैं एट ए लोअर परसेंटेज, एट ए लोअर एट ए लोअर टेम्परेचर, तो ये जो अल्फा है, ये वाला अल्फा, ये एक्सपैंड, ये और इकट्ठा हो जाता है और ये एक तरह की बीच में कैनाल्स बना लेता है। ठीक है, नहर टाइप की बना लेता है विद इन द ऑस्टेनाइट्स, गामा ऑस्टेनाइट। ठीक है, फिर जब ये डी पॉइंट पे फाइनल हमारा स्टील का स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जहां पे गामा था वहां पे लाइट और डार्क बैंड्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं परलाइट। ठीक है, एंड यू नो द परलाइट ऑफ परलाइट इज ए मिक्सचर, इट इज नॉट ए फेज। और ये जो कैनाल्स हैं, ठीक है, ये रहेंगी हमारी प्रो यूटेक्टाइड अल्फा। प्रो यूटेक्टाइड इसीलिए क्योंकि ये वाला अल्फा यूटेक्टाइड रिएक्शन से पहले बना है, और ये वाला अल्फा जो डी में बन रहा है, जो परलाइट में अल्फा है, जो डार्क वाला है वो है Fe3C, और जो लाइट वाला है वो है अल्फा। और ये वाला जो अल्फा है इसको हम कहते हैं यूटेक्टाइड अल्फा। ठीक है, यूटेक्टाइड अल्फा। ये हमारा माइक्रोस्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इन स्टील्स हैविंग परसेंटेज लेस देन 0.83% कार्बन, और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इन स्टील्स बिफोर यूटेक्टाइड रिएक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर डायग्राम बना लिया तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दिस स्टील सैंपल, इस स्टील सैंपल की कंपोजिशन क्या थी? इस स्टील सैंपल की कंपोजिशन थी हाइपो यूटेक्टाइड। The sample was having hypoeutectoid composition. The sample was having hypoeutectoid composition. ठीक है, the sample was having hypoeutectoid composition. Hypoeutectoid composition. At point A, at point A, at point A, क्या होगा? At point A, there will be whole austenite present. There will be whole austenite present. There will be whole austenite present.
there will be austenite present in the region when the sample is cooled down, when the sample is cooled down to be, when the sample is cooled down to point B, when the sample is cooled down to point B, when the sample is cooled down to point B, austenite gets converted into, austenite gets converted into, austenite gets converted into, किसमें कन्वर्ट करेंगे हम ऑस्टेनाइट को? अल्फा फेराइट, अल्फा फेराइट, austenite gets converted into alpha ferrite upon going down the section, upon going down the temperature, yeah, there is formation of perlite, there is formation of perlite, there is formation of perlite, there is formation of perlite with eutectoid alphinate, with eutectoid alphinate, with eutectoid alphinate, alphinate along with pro-eutectoid alpha, along with pro-eutectoid alpha, along with pro-eutectoid alpha, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बन की परसेंटेज है कम है, लेस देन 0.83, और हमने स्टील को कूल किया, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अल्फा फेराइट और परलाइट। क्या मिलेगा? अल्फा फेराइट और परलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है ये, इजी क्वेश्चंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ठीक है, वी गेट परलाइट, अल्फा फेराइट एंड परलाइट जब हम हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को कूल डाउन करते हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इन हाइपर यूटेक्टाइड, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इन हाइपर यूटेक्टाइड रीजन, इन हाइपर यूटेक्टाइड रीजन। Development of microstructure in hyper-eutectoid region. ठीक है। In this region, in this region, in this region, instead of formation of pro-eutectoid alpha, instead of formation of pro-eutectoid alpha, pro-eutectoid alpha, pro-eutectoid alpha, there is formation of pro-eutectoid Fe3C, pro-eutectoid Fe3C। ये मेरा बनता है pro-eutectoid
Fe3C, मतलब सीमेंटाइट की बात कर रहे हैं। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रो यूटेक्टाइड Fe3C and austenite gets converted into austenite gets converted into alpha ferrite and cementite. अल्फा फेराइट एंड सीमेंटाइट। तो आपको पता ही है अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट को हम क्या कहते हैं? परलाइट। तो ये जो हमारी खाली जगह है ये क्या है हमारा? ये है यूटेक्टाइड अल्फा, और ये जो ब्लैक वाला रीजन है ये है हमारा यूटेक्टाइड Fe3C, और ये परलाइट है क्योंकि ये लाइट और डार्क बैंड स्ट्रक्चर। दिस इज परलाइट एंड विच इज ए लाइट एंड डार्क बैंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि जब हम हाइपर यूटेक्टाइड स्टील को कूल डाउन करते हैं, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील को हम कूल डाउन करते हैं, तो व्हाट वी गेट, क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है परलाइट प्लस सीमेंटाइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम हाइपर यूटेक्टाइड स्टील को कूल डाउन करते हैं, या वो स्टील जिसकी परसेंटेज कार्बन की 0.83 से ज्यादा है उसको कूल डाउन करते हैं, तो जो हमें माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है उसमें होता है परलाइट प्लस सीमेंटाइट, परलाइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है, और जो हाइपो था, हाइपो यूटेक्टाइड था, हाइपो यूटेक्टाइड सैंपल में हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था अल्फा फेराइट, या सिंपल फेराइट लिख लो, फेराइट प्लस परलाइट। और ये कितनी परसेंटेज थी? लेस देन 0.83% कार्बन, लेस देन 0.83% ऑफ कार्बन, लेस देन 0.83% ऑफ कार्बन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कई बार पेपरों में आ चुका है। अगर वो वैसे लिखे, एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, उन्होंने पूछा था 0.83 नहीं बोला, उन्होंने बोला कि 0.59% कार्बन है। अब देखो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ने तो 0.83% बोला था, उन्होंने बोला था कि कार्बन की परसेंटेज इससे कम है 0.59। ठीक है, तो बताओ स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्या बनेगा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर यही बनेगा, फेराइट प्लस परलाइट। वो हाँ, वो 0.83 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जी 1.2% है। बताओ 1.2% कार्बन है, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा परलाइट प्लस सीमेंटाइट, परलाइट प्लस सीमेंटाइट। ठीक है, ठीक है, आई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ये इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स इन मटेरियल्स, डिफेक्ट्स इन मटेरियल्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स के इसको अच्छे से करना क्योंकि इसकी सब हेडिंग्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहला आता है वैकेंसी। व्हाट इज ए वैकेंसी? व्हाट इज ए वैकेंसी? बता सकते हैं? वैकेंसी किसको कहते हैं? खाली जगह को, है ना? तो वैकेंसी क्या है? सपोज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन ए मटेरियल। ठीक है, सो वन एटम इज मिसिंग, वन एटम इज मिसिंग।
तो जो हमारा मिसिंग एटम है वो कौन सा वाला है, वो ये वाला। इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये वाला जो एटम है यहाँ पे मिसिंग है, सो माय वैकेंसी इज, दिस इज वैकेंसी। ठीक है। व्हेन वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस, जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लैटिस भी कहते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। व्हेन वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस इट इज नोन एज वैकेंसी। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं। सेकेंड इज अवर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या कहता है, सपोज मेरे पास सेम चीज है एंड आई एम हैविंग नंबर ऑफ एटम्स, I am having number of atoms in this। ठीक है। तो वैकेंसी में क्या होता था, हमारे पास एक एटम मिसिंग था। इंटरस्टिशियल में क्या होता है, एक एटम एक्स्ट्रा आ जाता है। ये हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर था और यहाँ पे हम एक एटम कोई एक्स्ट्रा डाल देंगे। ठीक है। तो ये कोई फॉरेन एटम था, तो ये हमारा बन गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल साइड क्या होती है, इंटरस्टिशियल साइड वो होती है जो 4 एटम के बीच में होगी। ये जो जगह होती है इसको हम इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं, इसको हम इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। और यहाँ पे अगर कोई फॉरेन एटम आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इट ऑकर्स व्हेन ए फॉरेन एटम occupies interstitial site। It occurs when a foreign atom occupies interstitial site। Next is substitutional defect। Substitutional defect। Substitutional defect क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक जाता है उसकी जगह दूसरा आ जाता है ना, इसी को सब्स्टिट्यूट कहते हैं ना। जैसे स्कूल में होता है टीचर का सब्स्टिट्यूट आ गया। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि ये मेरा है और यहाँ पे मेरे एटम्स हैं। ठीक है। तो ये मेरे अलग, ये मेरे एक ही मेटल के एटम्स हैं, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। यहाँ पे मेरा कोई सब्स्टिट्यूट आ गया। ठीक है। सो लिखो, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट ऑकर्स इफ रेगुलर एटम is replaced by another foreign atom, it is known as substitutional defect। When a regular atom is replaced by another foreign atom is known as substitutional defect। ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड, जो नेक्स्ट हमारा है डिफेक्ट, चौथा डिफेक्ट, इसको हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि अपना ही एटम, मेटल का अपना ही एटम सब्स्टिट्यूशनल इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाएगा। मेटल का अपना ही एटम कहाँ जाएगा, कौन सी साइड पे जाएगा, हाँ सब्स्टिट्यूशनल साइड पे चले जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया, ये वाला एटम उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ क्या होगी, ये हो गया मेरा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। और यहाँ पे क्या बन गई, वैकेंसी। यहाँ पे क्या बन गई, वैकेंसी। ठीक है।
ठीक है, when an atom in the lattice goes and occupies interstitial site, ठीक है, then it is called फ्रैंकल डिफेक्ट। अपना ही एटम, आयरन का एटम आयरन की इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट इज अवर शॉर्टकी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें एक कैटायन और एक एनायन का पेयर होता है। it occurs when there is combination of cation and anion. It occurs when there is combination of cation and anion. There is combination of cation and anion. cation और anion पता ही आपको, पॉजिटिव नेगेटिव वाले। ये कैटायन बना लो और एक ऐसे छोटा डॉट लगा के एनायन बना लो। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, ये पांचवा बन गया, ये छठा बन गया, ये सातवां। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पेयर मिसिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, वैकेंसी बन जाती है, और इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। एक एनायन प्लस एक कैटायन, दोनों क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाती है। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, इसको हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। When a cation and anion gets missing, it is known as shortकी डिफेक्ट। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारी मेटल की, वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों चले गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों चले गए, उस डिफेक्ट को हम कहेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट अभी तक हमने जितने भी डिफेक्ट्स किए वो थे हमारे पॉइंट डिफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सरफेस डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट्स। सबसे पहला जो डिफेक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका नाम है ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट। ग्रेन बाउंड्री, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, when there is orientational mismatch when there is orientational mismatch between the grains it is known as grain boundary. It is known as grain boundary. It is known as grain boundary. ठीक है, बाकी मैंने बता दिया था कि फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर, और उनकी करोजन रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, और जो कोर्स ग्रेन होते हैं उनकी करोजन रेजिस्टेंस जो होती है वो ज्यादा होती है, बट दे आर वीकर, ठीक है। इसी हमारे पास सेकंड आता है टिल्ट बाउंड्री डिफेक्ट, डायग्राम बाद में करते हैं। टिल्ट बाउंड्री डिफेक्ट, तो व्हाट इज टिल्ट? टिल्ट का मतलब क्या होता है, टेढ़ा कर देना, ठीक है। व्हेन देयर इज ओरिएंटेशनल मिसमैच, when there is orientational mismatch, or at grain boundaries which is around half to 1 degree, ठीक है, it is known as tilt boundary defect।
अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉज्ड बाय एज डिसलोकेशन। हम पढ़ेंगे एज डिसलोकेशन क्या होती है। इट इज कॉज्ड बाय एज डिसलोकेशन। तो होता क्या है, एक बाउंड्री हमारे पास वो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, आधे डिग्री का। जैसे एक लाइन सीधी जा रही है और बाद में जाके हाफ डिग्री पे बेंट हो जाए, तो वो बाउंड्री वैसे ही चलती जाएगी, तो उसको हम कहेंगे टिल्ट बाउंड्री डिफेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट। ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट। व्हाट इज ट्विन बाउंड्री? ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा, ठीक है। व्हेन वन साइड, व्हेन द ओरिएंटेशन on one side is mirror image of the other side, it is known as twin boundary defect. नेक्स्ट जो आता है उसको हम कहते हैं ट्विस्ट बाउंड्री डिफेक्ट। ट्विस्ट बाउंड्री डिफेक्ट। it is small mismatch due to screw dislocation. It is small mismatch due to screw dislocation. यहां तक हो गए? तो ये हमारे हो गए सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और बात बता देता हूँ जो कई बार कुछ एडवांस पेपर्स में आ जाती है। ट्विंस के बारे में, दो तरह के ट्विंस होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मैकेनिकल ट्विंस, ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट में मैकेनिकल ट्विंस होते हैं। दे आर ड्यू टू शियर फोर्सेस, ठीक है। और दूसरे होते हैं अनीलिंग ट्विंस। दे आर ड्यू टू अनीलिंग, ठीक है। और जो अनीलिंग ट्विंस होते हैं ये ज्यादातर एफसीसी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ये हम करेंगे एफसीसी। और जो मैकेनिकल ट्विंस होते हैं वो बीसीसी एंड एचसीपी में पाए जाते हैं, ये हम आगे करेंगे। एफसीसी का मतलब अभी तक के लिए जान लो, फेस सेंटर्ड क्यूब, और बीसीसी का बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एचसीपी का हेक्सागोनल क्लोज्ड, ठीक है। जो मैकेनिकल ट्विंस होते हैं दे ऑकर एट लो टेम्परेचर एंड एट हायर रेट्स ऑफ लोडिंग और शॉक लोडिंग। जहां शॉक लोडिंग होगी वहां मैकेनिकल ट्विंस बनेंगे, ठीक है, वहां पे मैकेनिकल ट्विंस बनेंगे। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम डिफेक्ट। इसमें एक ही डिफेक्ट है अभी तक जिसको हम कहते हैं स्टैकिंग फॉल्ट्स। ठीक है, इट इज अ वॉल्यूम डिफेक्ट, पहली बात, ठीक है। दूसरा है इट ऑकर्स इन एफसीसी एंड एचसीपी स्ट्रक्चर्स। It occurs in FCC and HCP structures. ठीक है, देखो when the grain boundaries are on both sides and are parallel to each other, when the grain boundaries are on both sides and are parallel to each other with slight disturbance in bonds in a very small region,
Such grain boundaries are known as stacking faults. 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 ठीक है, अब होता क्या है इसमें, सपोज हमारे पास एक लेयर है एटम की ए, दूसरी लेयर है एटम की बी और तीसरी लेयर है एटम की सी। तो जो एबीसी स्ट्रक्चर जो है ये रिपीट होता जाता है ना, एबीसी स्ट्रक्चर जो है ये रिपीट होता जाएगा मेटल में। अब होता क्या है, इस स्ट्रक्चर में ए बी सी ए सी ए बी सी ए सी, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, बी, यहाँ पे क्या मिसिंग है, बी। ठीक है, जरूरी नहीं बी हो, सी भी हो सकता है। तो जब एक लेयर हमारी मिस हो जाती है, ठीक है, तो ये लेयर बाय लेयर क्या है, ये पाइल अप होती रहती है। तो इसी को हम कहते हैं स्टैकिंग फॉल्ट। व्हेन बी इज मिसिंग फ्रॉम द सीक्वेंस, ठीक है, इट इज अवर स्टैकिंग फॉल्ट। ठीक है, एबीसी फॉल्ट भी कह सकते हैं इसको, स्टैकिंग फॉल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक है, अब देखो हम आपकी डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम करेंगे टिल्ट बाउंड्री की। सपोज हमारे पास ये सैंपल है, दिस इज अवर सैंपल, ठीक है, और यहाँ पे बाउंड्री की बात हो रही है, यहाँ पे बाउंड्री की बात हो रही है। ये हमारी बाउंड्री जा रही है सीधी, ठीक है, ये दूसरी भी जा रही है सीधी यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से इसमें ऐसे ऐसे कर, ठीक है। तो फिर तीसरी जो थी इसमें तीसरी जो थी ये टिल्ट होगी, ठीक है। तो दिस इज अवर, ये आ गया ना हमारा डिफेक्ट, ये डिफेक्ट आ गया। तो दिस इज अवर डिफेक्ट, ये डिफेक्ट आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये जो एंगल का डिफेक्ट आ गया, दिस इज अवर टिल्ट बाउंड्री, टिल्ट बाउंड्री थीटा। और ये थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/2 to 1 डिग्री, ठीक है। ट्विन बाउंड्री की बात करते हैं, ट्विन बाउंड्री होगी, ट्विन का मतलब क्या होता है ना, ट्विन किसको कहते हैं, ट्विन हो गया जुड़वा, ठीक है। ट्विन हो गया जुड़वा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है ट्विन बाउंड्री। यहाँ एटम था, यहाँ एटम था, यहाँ एटम था, यहाँ 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 यहाँ। तो ये क्या हो गया इसका, ये इसकी मिरर इमेज होगी ना इसकी, ठीक है। तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस, तो इसको हम कहेंगे ट्विन बाउंड्री, ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट, ठीक है। इमेज ऑफ वन इज मिरर इमेज ऑफ अदर, दिस इज अवर ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट, ठीक है। ट्विस्ट बाउंड्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो यहाँ पे बना नहीं सकते, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन थोड़ी सी उसकी डिफिकल्ट है, बट यू कैन रिमेंबर दैट इट इज ड्यू टू स्क्रू डिसलोकेशन। और जो बाउंड्रीज है वो जो रस्सी की तरह ट्विस्ट हो जाएंगी, जैसे हमारी रोप ट्विस्ट होती है ना, ठीक है, रोप ट्विस्ट होती है जैसे, ठीक है, तो वैसे जो है वो बाउंड्री ट्विस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसको हम कहेंगे कौन सा डिफेक्ट, ट्विस्ट डिफेक्ट, ठीक है। अब ये हमारे आगे हमने कर लिया, लाइन डिफेक्ट कर लिया हमने, पॉइंट डिफेक्ट कर लिया हमने, वॉल्यूम डिफेक्ट कर लिया, ठीक है, सॉरी हमने सरफेस डिफेक्ट किया। अब हमारे पास आ जाता है लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स में जो पहला हमारे पास आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एज डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आता है पेपर में और पूछा भी जाता है, ठीक है।
दिस इज आवर एज डिसलोकेशन। ठीक है, तो ऐसे बात है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इन्फ्लुएंसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मोस्टली। इट इन्फ्लुएंसेस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मोस्टली। सबसे ज्यादा मटेरियल की प्रॉपर्टी को यही इफेक्ट करता है। इट इन्फ्लुएंसेस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मोस्टली। इट इन्फ्लुएंसेस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मोस्टली। ठीक है, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी। सेकंड पॉइंट देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कोई भी मटेरियल जो है वो परफेक्ट मटेरियल नहीं होता। कोई भी हमारा मटेरियल परफेक्ट मटेरियल नहीं होता। सो देयर आर नंबर ऑफ डिसलोकेशंस इन द मटेरियल। सो देयर आर नंबर ऑफ डिसलोकेशंस इन द मटेरियल। ठीक है, विच आर इन मिलियंस, विच आर इन द मिलियंस। Since there is no perfect material, there are number of dislocations in the material. Suppose we consider a perfect material. Suppose we consider a perfect material. Suppose we consider a perfect material and a uniform pressure is applied on the top 50% of the material. ये मेरे पास perfect material था और इसके upper half के आधे पे हमने एक यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, एक यूनिफॉर्म प्रेशर हमने अप्लाई किया। ठीक है, अब इस प्रेशर से क्या हो गया, वंस प्रेशर इंक्रीजेस बियॉन्ड ए सर्टेन वैल्यू, वंस प्रेशर इंक्रीजेस बियॉन्ड ए सर्टेन वैल्यू, देयर विल बी स्लिपिंग ऑफ एटम्स। ये वाला जो एटम है ये यहां तक आ जाएगा, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये वाला एटम स्लिप होके यहां तक आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बर्जर वेक्टर। दिस amount of plastic deformation is represented by Berger vector। बी से डिनोट करेंगे हम इसको। ठीक है, तो देयर इज ए बाउंड्री ए बी। ये ए बी एक बाउंड्री है जो स्लिप हो गई, which will be between slipped and unslipped region। ये जो ए बी के पीछे वाला रीजन है ये अनस्लिप्ड है, अनस्लिप्ड है, और जो ए बी के आगे वाला रीजन है वो है हमारा स्लिप्ड रीजन। ठीक है, जो ए बी है ये इन दोनों के बीच में बाउंड्री है, ये जो प्लेन है ये इन दोनों के बीच में बाउंड्री है, और यही जो ए बी है इसी को हम क्या कहते हैं, एज ए डिसलोकेशन। दिस ए बी इज नोन एज दिस ए बी इज नोन एज ए डिसलोकेशन, एज ए डिसलोकेशन। ठीक है, अगर ये डिसलोकेशन स्लिप प्लेन, ये जो प्लेन है जहां पे एटम स्लिप हुए उसको हम कहेंगे स्लिप प्लेन। क्या कहेंगे, स्लिप प्लेन। ठीक है, अगर ये डिसलोकेशन स्लिप प्लेन के ऊपर है, ये ऊपर वाली साइड है जैसे ऊपर हमने ये दिखाया, तो उसको हम कहेंगे, अगर अबव होगी उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। अगर ये नीचे है, बिलो है, तो ये है नेगेटिव एज डिसलोकेशन, नेगेटिव एज डिसलोकेशन, नेगेटिव एज डिसलोकेशन।
डिसलोकेशन, ठीक है। नेगेटिव एज डिसलोकेशन। जो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है उसको हम सिंबल देते हैं ये वाला, और जो नेगेटिव एज डिसलोकेशन है उसको हम सिंबल देते हैं ये वाला। ये पॉजिटिव एज है, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, और ये है नेगेटिव एज डिसलोकेशन। पॉजिटिव एज डिसलोकेशन एंड नेगेटिव एज डिसलोकेशन। ठीक है, अगर हम दोनों को मिला दें, दिस प्लस दिस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये है ना। तो दिस विल बी अवर परफेक्ट क्रिस्टल, this will be our perfect crystal, and this is known as dislocation annihilation, annihilation, and this is known as dislocation annihilation। एक और पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि जो डिसलोकेशन, डिसलोकेशन लिख लो इसको, डिसलोकेशन, डिसलोकेशन, डिसलोकेशन interactions are, dislocation, dislocation interactions are repulsive in nature, repulsive in nature। क्या मतलब हुआ इसका, डिसलोकेशन, डिसलोकेशन इंटरेक्शंस आर रिपल्सिव इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ अगर ये पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है और इसके पास एक और पॉजिटिव एज डिसलोकेशन आएगी तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, रिपल्स करेंगे। बट अगर एक पॉजिटिव एज है और एक नेगेटिव एज है तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, विच आर अलाइक इन करेक्टर। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, ये रिपल्शन करेंगे, या नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिसलोकेशन कैसे बनती है। सपोज वी हैव ए प्लेन, हम यहाँ पे एक प्लेन बनाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कैसे बनती है डिसलोकेशन। देखो हमारे पास एटम्स थे, ये हमारी आगे डिसलोकेशन लाइन, डिसलोकेशन लाइन या स्लिप प्लेन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास एटम थे 1 2 3 और 4। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारा परफेक्ट मटेरियल। ठीक है, ये 4 एटम्स ऊपर और 4 नीचे। अब क्या किया, डिसलोकेशन आ गई, डिसलोकेशन मतलब यहाँ से पुश आ गई, तो हमारी एज डिसलोकेशन बनेगी, ये ऐसे 2 3 और नीचे वही रहेंगे। अब ये ऐसे लाइन बनेगी, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है, ये एक्स्ट्रा आया अंदर, इसने स्लिप करके ये अंदर आ गया। और ये जो वेक्टर है मेरा, इसको हम बर्जर वेक्टर कहेंगे। ये जो वेक्टर है ये बर्जर वेक्टर है।
ठीक है। और ये वाली हमारी डिसलोकेशन लाइन, ये एज डिसलोकेशन की बात हो रही है। पहले ये कैसे थे, पहले एक ही लाइन में थे सारे। ये वाली लाइन कहाँ चलेगी, ये बन गई, ये बन गई, और ये वाला इधर चला गया तो ये इसके साथ ऐसे ज्वाइन हो गया, ये अलग हो गया और ये यहाँ से यहाँ पे बन गया। अगर हम इसको 3D में देखें, ये हमारे पास परफेक्ट मटेरियल था, ठीक है। अब इस पर डिसलोकेशन बनानी है। डिसलोकेशन कैसे बनेगी, डिसलोकेशन बनेगी ऐसे, फ्री हैंड ही बना देते हैं। डिसलोकेशन बनेगी ऐसे, हमारे पास एक लाइन डालेंगे, ठीक है। तो ये वैसे, ठीक है, और ये ऐसे, ये है हमारी आगे डिसलोकेशन और ये आगे बैक। ये हमारी आगे डिसलोकेशन लाइन, और ये आगे हमारी डिसलोकेशन, ठीक है। दिस इज अवर एज डिसलोकेशन, ये हमारी एज डिसलोकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है स्क्रू डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर स्क्रू डिसलोकेशन। फिर हमारे पास एक परफेक्ट मटेरियल था, हमने इसको स्क्रू डिसलोकेशन बनानी है, ये था और एक था ये। दिस इज अवर परफेक्ट क्रिस्टल, हमने इसकी स्क्रू डिसलोकेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, ऑरेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास एक लाइन आती है, यहाँ से हम इसको इस तरह का काट देंगे। फिर ये हाफ ऊपर वाली साइड ट्विस्ट कर देंगे, ये वाला हाफ नीचे वाली साइड ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाला हाफ जो है, डायग्राम विल बी लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पीछे से ये दिस विल बी अवर डिसलोकेशन लाइन, ये जो लाइन है जहाँ तक ये कटी हुई है, दिस विल बी अवर डिसलोकेशन, डिसलोकेशन लाइन, ठीक है। लिख लीजिए इसकी थ्योरी, व्हेन द अपर पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल इज बीइंग शिफ्टेड टू, when the upper portion of the crystal is being shifted to, when the upper portion of the crystal is being shifted to one atomic distance, one atomic distance, one atomic distance relative to bottom half portion, bottom half portion, bottom half portion, ठीक है। It is formed by shear stress, it is formed by, ये important point है, it is formed by shear stress, shear stress
that is applied to produce distortion, that is applied to produce distortion, that is applied to produce distortion। ठीक है, तो स्क्रू डिसलोकेशन इसलिए कहते हैं, ये जो इसका पाथ होता है डिसलोकेशन का ये स्पाइरल होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। जो पाथ ट्रेस अराउंड करते हैं हम इसको, वो इसका पाथ जो होता है वो स्पाइरल होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बर्जर वेक्टर होता है, जो बर्जर वेक्टर होता है, it is parallel to dislocation line। Berger vector is parallel to dislocation line। स्क्रू डिसलोकेशन में, एज डिसलोकेशन में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बर्जर वेक्टर इज perpendicular to edge dislocation line। ठीक है, एज डिसलोकेशन में बर्जर वेक्टर इज पैरेलल टू द डिसलोकेशन लाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो एज डिसलोकेशन है, जो एज डिसलोकेशन है, इट इज रिलेटेड टू नॉर्मल स्ट्रेस, इट इज रिलेटेड टू नॉर्मल स्ट्रेस। और जो स्क्रू डिसलोकेशन है, इट इज रिलेटेड टू शियर स्ट्रेस, इट इज रिलेटेड टू शियर स्ट्रेस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एज डिसलोकेशन हैज 50% मोर एनर्जी। आप देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, 50% मोर एनर्जी। अब जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। देयरफॉर एनर्जी देन स्क्रू डिसलोकेशन। देयरफॉर जो मटेरियल की प्रॉपर्टी में चेंज होएगा वो ज्यादा से ज्यादा किस पे, ज्यादातर किसके कारण होता है, एज डिसलोकेशन के कारण होता है। सो इट इन्फ्लुएंसेस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स मोस्टली, ठीक है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी को क्या करता है, ठीक है, मोस्टली कर देता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है यील्ड पॉइंट फिनोमेना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यील्ड पॉइंट फिनोमेना। इधर आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस और इधर आ जाएगा स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ से गए हम ऊपर, यहाँ और यहाँ पे हुआ ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से गए हम ऐसे और ऐसे, और ये पॉइंट आ गया खत्म, करके इसको मार्क। सबसे पहले आ गया हमारा ये पॉइंट, ये हम सोम में भी पढ़ेंगे, इसको कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। और ये जो है यहाँ पे जहाँ से ये ऊपर नीचे शुरू हो रहा है, इसको हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, जहाँ हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, उसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट फिनोमेना। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रेचर स्ट्रेन्स होते हैं, स्ट्रेचर स्ट्रेन्स एंड लूडर्स बैंड फॉर्मेशन, LUDERS
बैंड फॉर्मेशन। कभी मटेरियल साइंस में पीएचडी करोगे या कोई रिसर्च वर्क करोगे तो ये चीज़ें आपको बड़ी फ्रिक्वेंटली पढ़ने को मिलेगी। लूडर, ठीक है। अब ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टॉप पे है यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाता है मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आ जाता है मेरा नेकिंग रीजन, नेकिंग रीजन। क्वेश्चन आते हैं काफी इसके। और ये जो लास्ट में मैंने क्रॉस डाला है ये है फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट और ये कुछ चीजें हम मटेरियल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। अभी हम हुक्स लॉ और वो वगैरह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हम सोम में अच्छे से कवर करेंगे उसको, ठीक है। डिटेल में उसको वहीं पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये रहता है हमारा लूडर बॉन्ड फॉर्मेशन रहती है। लूडर बॉन्ड होते कैसे देखने में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होता क्या है, लूडर बॉन्ड्स में ये ऐसे अलाइन होता है, ठीक है। दिस इज अवर लूडर बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर इसका देखने में ऐसा होता है, ठीक है। कुछ लाइट और कुछ डार्क बैंड से रहते हैं इसमें, ठीक है। इनको हम कहते हैं लूडर्स बैंड, ठीक है। इनको हम कहते हैं लूडर्स बैंड, ठीक है। ठीक है। ये लूडर्स बैंड, बैंड फॉर्मेशन, दिस इज लूडर्स बैंड, ठीक है। तो बेसिकली अब है क्या, बेसिकली अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की और यील्ड पॉइंट फिनोमेना की। कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन इज एन इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, लिख लो। कार्बन इज एन इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी but interstitial impurity, but interstitial space is much smaller than size of carbon atom. Interstitial space is much smaller than size of carbon atom, much smaller than size of carbon atom, ठीक है। much smaller than size of carbon atom. अब कार्बन एटम, इंटरस्टिशियल साइड क्या होती है, जो चार एटम्स के बीच में होती है। तो कार्बन एटम का साइज है बड़ा, ठीक है। कार्बन एटम कहाँ फंस गया, इंटरस्टिशियल साइड में। अब जैसे कॉमन से एग्जांपल है, इसको आप एक कॉमन एनालॉजी से समझो। आपको शर्ट आती है 44 या 42, ठीक है, और मैं दे दूं आपको 28 नंबर की, तो क्या होगा, कंफर्टेबल हो गए, अनकंफर्टेबल हो गए, अनकंफर्टेबल हो गए। वैसे ही जब कार्बन के लिए जगह कम पड़ती है, जब कार्बन के लिए जगह कम पड़ती है तो कार्बन क्या करता है, पुश करता है, ठीक है। सो लिखो, ठीक है। सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, so by the process of diffusion carbon gets accumulated at the dislocation site. So by the process of diffusion carbon gets accumulated at the dislocation site, carbon gets accumulated at the dislocation site, ठीक है। this 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 is known as, this is known as Cottrell, COTTRELL, Cottrell atmosphere. This is known as Cottrell atmosphere due to presence of carbon and nitrogen, due to presence of carbon and nitrogen at the dislocation site, due to presence of carbon and nitrogen at the dislocation site, at the dislocation site, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी। ठीक है। This produces lattice strains, this produces lattice strains, this produces lattice strains, so extra pressure is required,
so extra pressure is required. So extra pressure is required to break this atmosphere. To break this atmosphere. To break this atmosphere and jump the carbon to new dislocation site. And jump the carbon to new dislocation site. New dislocation site. ठीक है, jump the carbon to the new dislocation site. ठीक है जी, ठीक है. So that is why upper yield point appears in the material. That is why upper yield point appears in the material. That is why upper yield point appears in the material. Upper yield point appears in the material once dislocation jumps to new position. Once dislocation jumps to new position. Once dislocation jumps to new position, there is no quadral atmosphere. There is no quadral atmosphere. There is no quadral atmosphere. ठीक है. So lesser stresses are required. So lesser stresses are required to keep the dislocation moving. To keep the dislocation moving. Therefore, lower yield point appears. Therefore, lower yield point appears. Therefore, lower yield point appears. Appears. ठीक है, ठीक है. आगे लिखो नोट. नोट वेरी 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 इंपॉर्टेंट. This phenomena does not appear in medium and high carbon steels. This phenomena does not appear in medium and high carbon steels because this phenomena does not appear in medium and high carbon steels because carbon is not only present at dislocation site. Because carbon is not only present at dislocation site but also at the other interstitial sites. So when the dislocation jumps to new position, carbon is ready to diffuse. So lower yield point does not appear. ये थी हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विद रेफरेंस टू यील्ड पॉइंट फिनोमेना. ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट में हम करेंगे एलॉइंग करेंगे, ग्रेन रिफाइनमेंट, वर्क हार्डनिंग, स्किन रोलिंग देखेंगे. फिर उसके बाद पावर लॉ करेंगे. पावर लॉ के बाद बॉशिंगर इफेक्ट इसके साथ ही. और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ट्रिपल टी डायग्राम, टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला टॉपिक है वो है हीट ट्रीटमेंट. ठीक है, और मटेरियल साइंस जो है वो जल्दी वाइंड अप कर लेना. इसके लेक्चर को दोबारा से देख लेना, दोबारा से पढ़ लेना. ये एक मैंने डायग्राम बनाई है. ये है हमारी एज डिसलोकेशन. ऊपर आप देखोगे कंप्रेसिव स्ट्रेन्स होते हैं. ठीक है, और नीचे जो होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेन्स होते हैं. ठीक है, और जो कार्बन आता है ना, कार्बन यहाँ पे आने की कोशिश करता है. कार्बन जंप करके यहाँ पे आने की कोशिश करता है.
इस जगह पे कार्बन आना चाहता है। क्यों? क्योंकि जगह ज्यादा होती है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बन जो है वो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। अब लो कार्बन स्टील में कार्बन आगे ही कम होता है, तो काफी ऐसी जगहें होंगी, डिसलोकेशन जो खाली होंगी। जो हाई और मीडियम कार्बन स्टील होते हैं वहां पे कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, और वो ऐसी डिसलोकेशन साइट्स पे बैठे रहते हैं। ठीक है, इसीलिए यील्ड पॉइंट फिनोमिना मीडियम और हाई कार्बन स्टील में नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। दिस इज अवर टुडेज लेक्चर। गुड बाय।